बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि बानी पीटीआई इमरान खान ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। आज जिसे फाइनल कॉल कहा जा रहा था और फाइनल कॉल का इंतजार किया जा रहा था, तो वो फाइनल कॉल आ गई है। एक तो इस पर बात करेंगे, इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि विद इन पीटीआई जो इस वक्त पोजीशन है ग्रुप्स के हवाले से, और फिर शेर अफजल मरवत जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका भी तस्करा करेंगे। और साथ ही आईनी बेंचेस की पहली कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर सैयद सरमद अली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं हैदर शिराजी, आजम चौधरी, परवेज सदेला और बशीर चौधरी। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और सबसे पहले तो हैदर शिराजी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये बताइएगा कि 24 नवंबर को कॉल दी गई है इमरान खान साहब की जानिब से, और जाहिर है ये एक ऐसे वक्त में कॉल दी जा रही है जिसमें बार बार फाइनल कॉल की बात की जा रही थी, लेकिन इस बार आप क्या समझते हैं, आवाम का क्या जोश व जज्बा होगा इस फाइनल कॉल के हवाले से, और क्या नताइज देख रहे हैं इस लॉन्ग मार्च के? क्योंकि पहले भी हम एक मार्च देख चुके हैं, उस पर खासी तनकीद भी हुई है क़यादत के हवाले से। देखिए, ये तो बानी पीटीआई ने कॉल दी है, लेकिन उससे इससे ज़्यादा ये अली अमीन गंडापुर और उनके साथियों का इम्तिहान है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर की अगर बात की जाए तो हमारे सोर्सेज ये अडयाला जेल से बता रहे थे कि वहाँ पर जो जाते हैं मुलाकात के लिए उनके रहनुमा भी, तो कि अली अमीन गंडापुर और दीगर साथियों ने बानी पीटीआई को कहा है कि वर्कर्स आपकी खातर निकलेंगे, और ये इस दौरान इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ इत्तफाक के राय पैदा करने की तरफ बढ़ सकती है। तो बहुत पुरुम्मीद मुझे ये मुलाकातें बताई जा रही हैं, कुछ थी ऐसी, तो उम्मीद दिलाई गई है बानी पीटीआई को। आप देखते हैं कि वो जो उम्मीद दिलाई गई है, अब ये फाइनल कॉल होगी इस हिसाब से कि पीटीआई, जिस तरह शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अगर ये मिस कॉल रही तो फिर 6 माह तक हम दोबारा कम बैक नहीं कर सकेंगे। तो शेर अफजल मरवत तो ये भी कहते हैं कि हमें पहले स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके बाद आगे फाइनल कॉल जो है उसके बाद हो, ताकि पूरे मुल्क में वर्कर्स को मोबिलाइज़ कर सकें। लेकिन यहाँ पर कुछ पार्टी के अंदर रहनुमा हैं जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर तवानाइयाँ सर्फ की जाएँ, और इस दौरान एक इस्लामाबाद की तरफ भी बढ़ना हो या जो भी करना हो, उसके नतीजे में बानी पीटीआई को रहा करवा दिया जाए। तो ये देखते हैं कि ये जो ग्रुप है ये कामयाब रहेगा, या फिर वो ग्रुप जो चाहता है कि एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, अपोजिशन इत्तेहाद को शामिल किया जाए, जिसमें महमूद खान अचकज़ई हों, मौलाना फजलुर रहमान हो, अख्तर मेंगल हों और दीगर इत्तेहादी जमातें हों, जो जिनके साथ पहले बैठकर स्ट्रेटजी पर अमल किया जाए, पूरे मुल्क में वर्कर्स को मोबिलाइज़ करें, कन्वेंशंस का इनकाद हो, और फिर आखिर पर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन ये तो अकेला पीटीआई का ही एहतजाज होगा ना, इसमें मौलाना साहब या दीगर क्या शामिल होंगे? ऐसा कोई काम किया जा रहा है इस हवाले से कि दीगर जमातों को शामिल किया जाए? देखिए, आज तो इमरान खान की ये बात कर रहे हैं माइनस करने के लिए। नवाज़ शरीफ को माइनस करने के जिस वक्त रियासती अदारों ने यह पॉलिसी अपनाई थी, आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त सिर्फ नवाज़ शरीफ को रेस्क्यू करने के लिए नून लीग नहीं आई थी। तारक फजल चौधरी के घर पे जो मुलाकातें होती थी, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी भी नवाज़ शरीफ को रेस्क्यू करने के लिए आई। और अगर आपको याद हो तो यहाँ कश्मीर हाईवे पे मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई के वर्कर्स के हमरा यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे थे ताकि नवाज़ शरीफ को रेस्क्यू हो। जिस नवाज़ शरीफ को कहा गया था कि तुम इस्तीफ़ा दे के घर चले जाओ, उनकी बेटी को कहा गया था कि सियासत से तुम्हें दफन कर दिया जाएगा। तो सियासतदान तो इस तरह किसी की धमकी, अदारों की पॉलिसीज से दफन नहीं होते, चाहे नवाज़ शरीफ हों या इमरान खान। लेकिन ऐसी पॉलिसियाँ हमने माजी में देखी। उस वक्त नवाज़ शरीफ को रेस्क्यू करने के लिए जिस तरह अपोजिशन इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर आए थे, अब भी इमरान खान के लिए तमाम अपोजिशन इत्तेहाद अगर आए, तो मेरी ज़ाती राय है उस सूरत में रेस्क्यू के लिए ज़्यादा रास्ते अपनाए जा सकते हैं, बजाय कि एक सोलो फ्लाइट ली जाए। अच्छा, अब जाहिर है ये फिर उनकी हिकमत अमली पे डिपेंड करता है। लेकिन आजम चौधरी साहब, आप अलीमा खान साहब ने भी गुफ्तगू की और मुतालबात की वो फहरिस्त भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि वकला, सिविल सोसाइटी, किसान और तलबा का जो चोरी शुदा मैंडेट है उसके खिलाफ ये एहतजाज है। इसके साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है, नाहक गिरफ्तारियों के खिलाफ ये एहतजाज है। तो मुतालबात की तो एक फहरिस्त है, लेकिन आप कुछ देख रहे हैं क्या हासिल वसूल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी।
देखें, अगर पीटीआई की ये तहरीक अगर कामयाब होती है, इनका एहतजाज अगर कामयाब होता है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। क्योंकि हुकूमत अगर परफॉर्म अच्छा करती, हुकूमत डिलीवर ठीक करती, तो शायद इसकी नौबत ना आती। जहां तक मुतालबात का मामला है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि वो उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। मसलन पिछले दिनों एक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की एक हमशीरा है उस्मा, उन्होंने एक यहाँ पे पिटीशन दायर की कि हमें बताया जाए कि इमरान खान के ऊपर कितने मुकदमात हैं। उसमें पंजाब पुलिस ने जो फहरिस्त जमा कराई, तो उसमें 54 मुकदमात थे जो पंजाब पुलिस के अंदर मुख्तलिफ शहरों में दर्ज किए गए थे। उसके साथ जब उन्होंने एफआईए को एड्रेस किया कि एफआईए में बताया जाए कि वहां पर कितने मुकदमात हैं, तो एफआईए ने अभी तक नहीं बताया। इसी तरह उनकी जो हमशीरा थी, जो जिनको गिरफ्तार किया गया था, लीमा खान करा को, उनके खिलाफ कुछ 15 के करीब मुकदमात थे, और बहुत सारे पीटीआई के लोग हैं वो अभी तक गिरफ्तार हैं, वो जेलों के अंदर हैं या मिलिट्री कस्टडी में हैं। उनका यही मुतालबा है कि जो ट्रायल में जिनके खिलाफ जो अदालतें फैसला कर रही है, वो फैसला हो, उनका अच्छा हो बुरा हो, गिरफ्तार सजा होती है, बरी होते हैं, जो भी है, लेकिन उन चीजों को बिल्कुल क्लैरिटी उसमें आनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसमें भी बुनियादी तौर पे यही नुकता है कि आप कानून के मुताबिक उनको ट्रीट करें। जहां पे जो गुनाहगार है उसको सजा दें, जो गुनाहगार नहीं है कम से कम उसके मुकदमात खत्म किए जाएं। दूसरी बात यह है कि पीटीआई के जो लीडरशिप है, जो परसों कल जो वाकया हुआ अडियाला जेल के अंदर, जिस तरह पीटीआई के 3-4 लीडर्स वहां पे जाते हैं और उनको एक तो इमरान खान साहब से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात का मौका नहीं दिया जाता, फिर उसके साथ उनको गिरफ्तार करके या बिठा के हमसे बेजा बिठाया जाता पुलिस की जानब से, 2-4 घंटे बिठा के तो उनको छोड़ दिया जाता है। ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, क्योंकि सियासी पार्टियों का एक हक है। आप सियासी पार्टियों का हक तस्लीम करेंगे, वो करना पड़ेगा आपको। जिस तरह अभी मेरे भाई शिराज साहब बात कर रहे थे, आप देखिए माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब की एग्जाम्पल है, पीपल्स पार्टी की एग्जाम्पल है। बहुत सारे मुश्किल ऐसे लम्हात आए, जरदारी साहब गिरफ्तार रहे, नवाज शरीफ साहब रहे, लेकिन आपको एक लिमिट होती है, आपको कानून के दायरे के अंदर अंदर रह के उसको ट्रीट करना चाहिए। आउट ऑफ बाउंड्रीज जब जाएंगे तो मसाइल खड़े होंगे। अब पीटीआई जिन चीजों के ऊपर मुतालबात जो लेके बाहर आ रही है, उसमें मैं समझता हूं कि सिर्फ एक मुतालबा ऐसा है जो इस हुकूमत के लिए वो मानना मुश्किल हो सकता है, जो वो अपना मैंडेट वापस मांग रहे हैं। वो मैंडेट शायद ये हुकूमत देने की पोजीशन में नहीं है, और शायद इस हुकूमत के इख्तियार में नहीं है कि वो मैंडेट इनको वापस कर दें, क्योंकि वो इख्तियार कहीं और है। सही। दूसरी बात जो है, बाकी जो चीजें हैं वो हुकूमत के इख्तियार में है, और सियासी पार्टियां एक दूसरे को वैक्यूम देती हैं। ये दुरुस्त बात है कि माजी में जब मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, उनको रेस्क्यू करने के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियां ही मैदान में आई थी। और उससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में देखें तो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब एक ऐसी शख्सियत होते थे, जब भी सियासत के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता था, तो वो तमाम बैठक नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के वहां पे हुआ करती थी, और वो कोई ना कोई हल निकलता था, तमाम सियासतदान बैठ के उसका कोई हल निकालते थे। लेकिन इस वक्त का जो सूरत हाल है वो बड़ी मुख्तलिफ है। और इस आप ये भी एक हकीकत है कि आप सियासी पार्टियों को या सियासतदानों को एलिमिनेट नहीं कर सकते। वक्ती तौर पर उनका रास्ता जरूर रोका जा सकता है, लेकिन अगर आप ये समझे कि उनको सियासत में से एलिमिनेट किया जा सकता है, तो आज तक अल्ताफ सैन की एमक्यूएम आपसे एलिमिनेट नहीं हुई, आपकी 99 में मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून बिल्कुल सही। एलिमिनेट नहीं हुई। आपका इल्जाम था कि पीपल्स पार्टी जो है वो भारत को रास बेच रही है, आज तक पीपल्स पार्टी आपसे एलिमिनेट नहीं हुई। तो लिहाजा किसी सियासी पार्टी को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसमें परवेज इंदिरा साहब आप क्या समझते हैं? जैसे हवाला दिया गया है, माजी में मियां नवाज शरीफ को रेस्क्यू करने के लिए सियासी जमातें जो हैं वो आई, बिलखसूस पीपल्स पार्टी का भी जिक्र किया, मौलाना साहब भी हैं। अब जाहिर है पीटीआई के साथ भी वो राब्ते में हैं, और मौलाना फजलुर रहमान है, या अख्तर बेंगल साहब है, महमूद इशक जही साहब हैं। क्या वजह है कि वो सियासी जमातें जो खुद इसका शिकार रही हैं और फिर वो इकट्ठे होकर एक दूसरे को रेस्क्यू करते रहे हैं, आज वो एक साइड पे क्यों है, अलग थलग क्यों है, और एक सियासी जमात के खिलाफ ये सूरत हाल हमें क्यों देखने में आ रही है? इसमें से पता नहीं इमरान खान का दौरे हुकूमत क्यों निकाल देते हैं, बेनजीर के दौरे हुकूमत में भी चले जाते हैं, नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी चले जाते हैं, मौजूदा दौर के जुल्म और सितम भी सारे सुना देते हैं, लेकिन दरमियान में से इमरान खान का दौर पता नहीं रिमूव किया हुआ है या डिलीट का बटन प्रेस करके साथ में से उड़ा दिया, उसकी कोई जिक्र नहीं करते। अच्छा चले, अब आ जाए आप जिनके ये आप जिक्र कर रहे हैं। देखें, सियासी जमात से बातचीत होनी चाहिए, सियासी जमात से, और जो सियासी रहनुमा होते हैं जो जेलों में होते हैं उनकी भी रिहाई के लिए बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो तहरीक इंसाफ है ना,
ये सियासत से हटकर थोड़ा सा 2 स्टेप आगे खड़ी हो जाती है। इनका जो तरीकाकार है, देखें ये कुछ साउथ अमेरिका का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे कुछ ड्रग डीलरों ने कब्जा किया हुआ है और उनका कुछ सरगना जो किसी जेल में बैठा हुआ है और वो आएंगे 2, 4, 500 बंदा आएंगे, जेल छुड़ाकर बंदा अपना उठा के ले जाएंगे। खुदा का खौफ करें, ये पाकिस्तान का एटॉमिक पावर एक मुल्क है, दुनिया में वाहिद इस्लामिक। आप ये बता रहे हैं कि वहां से एक जुलूस निकलेगा, वो आएगा अडयाला जेल से अपने हीरो को उठा के ले जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये जो रवैया है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस रवैये की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं। जहां पे आप ये कह रहे हैं कि इनके साथ बात क्या ये किसी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ये किसी के साथ टेबल पर बैठने के लिए तैयार है, ये क्या पार्लियामेंट में जाकर जो लाखों लोगों के वोट लेकर आए हैं उनकी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है? जब ये रवैया बनाएंगे तो इनके मसाइल खुद ब खुद ठीक होंगे। आपने जब भी रहा होना है, अदालतों के जरिए रहा होना है और बातचीत करके रहा होना है। फर्ज किया है कि अगर आपके खिलाफ जो केसेस हैं, जिनको आप हजारों की तादाद में बता रहे हैं, वो केसेस हुकूमत सारे वापस ले सकती है ना। बैठे ना हुकूमत के साथ, कम से कम हिस्सा डाले ना। मुल्क के मसाइल असल ये नहीं है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इमरान खान छुट जाएगा नहीं छुटेगा। मुल्क के मसाइल और बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया परेशान बैठी है, सर पकड़ के बैठी है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से क्या होगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम इमरान खान है। जब ये चीजें होंगी तो फिर यही कुछ होगा। और वो देखें, कॉल जो किया है वो उनकी पार्टी ने नहीं की है। किसने ऐलान किया है? क्या मेरा कोई दोस्त बता सकता है कि ये ऐलान किसी चेयरमैन ने किया है, जनरल सेक्रेटरी ने किया है? नहीं, एक बहन ने अपनी भाई की रिहाई के लिए किया है। वो जो कहती आ रही है बार बार कि पार्टी सिंसियर नहीं है कि इमरान खान को छुड़ाए, हम बहनें जाकर अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगी, और आज उस बहन ने यही किया है। और मेरे ख्याल में ये सकाफत भी है पंजाब की। बहन तकलीफ में है, भाई उसका जेल में है, वो बेचारी निकल पड़ी है। अब फैसला देखना है कि 24 अक्टूबर उस बहन के साथ कितने पीटीआई वाले खड़े होते हैं। ना अली मोहम्मद खान ने आना है, ना शिबली फराज ने आना है, ना उमर 24 यूनुस ने नवंबर आना है, ना किसी और ने आना है। तो ये आप देख लीजिएगा 24 को, ये सिर्फ एक बहन की अपने भाई से मोहब्बत के लिए कॉल है, इसके अलावा और कुछ भी। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं विद इन पार्टी, विद इन पीटीआई जो सूरत हाल है। बशीर चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं अली अमीन गंडापुर की क़यादत में एक तो कितनी हद तक उनके कारकुनान उन पर अब यकीन करते हैं, और कितनी तवक्को की जा सकती है कि वो पुरजोश होंगे, और जो तवक्को इस वक्त क़यादत उनकी आला क़यादत या खान साहब कर रहे हैं कि एक फाइनल कॉल जो जेल से आएगी तो फिर उसके बाद एक तूफान आएगा आवाम का, वो की जा सकती है? यानी इस क़यादत पर यकीन करता है पीटीआई का कारकुन? बहुत शुक्रिया नकी। गुजारिश ये है कि आप अगर तहरीक इंसाफ की ये पिछले चंद माह से जो एजिटेशन शुरू हुई है, जो एहतजाजी जलसे जुलूसों की रिवायत, जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो जिसका पहला जो नुक्ता आगाज था वो सवाबी जलसा था, जिसकी बड़ी धूम थी, जिसकी बड़ी वीडियोस भी वायरल हुई और बड़ी तादाद में उसको सोशल मीडिया पर और मीडिया पर डिस्कस भी किया गया। उसके बाद इस्लामाबाद का जो संजानी का जलसा था, उसकी भी आपको याद होगा कि बड़ी शोर हुआ था, और फिर लाहौर का जलसा, फिर रावलपिंडी में आमद, और एट द एंड डी चौक पे आमद। इस सारी को अगर एक जगह पे इकट्ठा करके देखें तो इन का जो लुब्बे लुबाब है और इसमें नाकामी का जो खुरा है, वो अगर किसी तरफ जाता है तो वो अली अमीन गंडापुर की तरफ जाता है। आप जब भी देखेंगे कि वो नहीं पहुंचे, वो ताखीर से पहुंचे, वो रास्ते में हैं, और वो आके चाय पीने चले गए, और फिर 12 जिले घूमकर वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए, जबकि यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा तक शायद 3 से 4 जिले ही आते हैं। तो इस वजह से जो तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से खासा बदजन है। लेकिन इमरान खान फिर भी उन पर एतमाद कर रहे हैं। उसकी वजूहात बेहतर तहरीक इंसाफ के लोग ही बता सकते हैं और इमरान खान ही बता सकते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो आखिरी जलसा हुआ है सवाबी में, मैं गलत हो सकता हूं, बाकी दोस्त इसकी तस्हीह कर सकते हैं, लेकिन इस जलसे का अगर तहरीक इंसाफ के पिछली सारी 10 साल की जिदोजहद को देखें, तो बल्कि उससे ज्यादा 14 साल की जिदोजहद को देखें, तो ये सबसे कम जिसको कहते हैं ना डिस्कस्ड प्रोग्राम था। यानी इस पर सबसे कम बात हुई है सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी। बल्कि यूं कह सकते हैं कि एक जलसा हुआ है जिसका बहुत कम लोगों को भी पता चला है कि ये जलसा हुआ है, और अगर उस जलसे की कोई चीज डिस्कस हो रही है तो वो तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम, उनकी तकरीर है जिसमें वो अपने ही कारकुनों को और अपने ही लोगों को
ये कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर एतमाद करें और आप हमारे जो अभी हम फाइनल कॉल नहीं दे रहे, फाइनल कॉल पता नहीं कब आएगी, तो वो वजाहतें दे रहे हैं कि जी आज हमने आपको जो है ना वो फाइनल कॉल के लिए नहीं बुलाया, सफाइयां दे रहे हैं अपनी क़यादत की उन कारकुनान को जो वहां मौजूद थे। तो ये चीज डिस्कस हुई है। उसमें जो थ्रिल है जो तहरीक इंसाफ की जो इनका जिसके लिए वो मशहूर है वो नजर नहीं आई। सही। अब जब ऐलान हुआ है 24 नवंबर की आखिरी डेट जिसको फाइनल कॉल, जी। कहा जा सकता है, वो ऐलान किया है अलीमा खान ने। मैंने आज इस पे स्टोरी भी की है और कुछ तजिया नगारों से भी बात की है उस पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों से मैंने बात की है उनका पिछले कई सालों से टिल्ट तहरीक इंसाफ की तरफ रहा है और वो तहरीक इंसाफ के हक में बात करते नजर आते हैं। उन लोगों का भी ये कहना था कि बज़ाहिर इमरान खान ने भी अपनी पार्टी क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और अलीमा खान से कहा है कि आप जाएं और आप जाके फाइनल कॉल का ऐलान कर दें। अब जब अलीमा खान ने ये ऐलान किया है तो इसमें दो फैक्टर बड़े अहम होंगे आने वाले दिनों में। एक कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो इस कॉल को कितना ओन करती है और उसके लिए कितना ज्यादा बाहर निकल के लोगों को मुतहर्रक करती है। अभी इसमें 10 दिन 12 दिन हैं कि लोग जो है वो उनको मोबिलाइज किया जाए। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो मोबिलाइजेशन कैसी होती है। पब्लिक मोबिलाइजेशन भी हो सकती है और सही। पसे पर्दा मोबिलाइजेशन भी हो सकती है हिकमत अमली के तहत कि कहीं गिरफ्तारियां ना हों, कहीं पता ना चल जाए कि तैयारियां क्या हो रही हैं, और वो सारा उस तरह की भी हो सकती है। लेकिन अगर वो हो रही हो कहीं पे भी तो वो नजर आ जाती है। दूसरा ये है कि अलीमा खान की कॉल पर जो कारकुन है वो बाहर निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि कारकुन भी इस वक्त तजब्जुब का शिकार है। वो ये समझता है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है। अब इमरान खान अगर जेल में हैं, उनको जलसे जुलूसों के जरिए, अब इनको ये समझ तो आ गई है कि जलसे जुलूसों के जरिए बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। अल्टीमेटली हुकूमत पर दबाव डालना है और मुज़ाकरात ही हैं। लेकिन वो मुज़ाकरात करने यकीनन के फिर लिए जो क़यादत के स्टेज हवाले चाहिए, से जो उनका कारकुन है उसके एतमाद का मामला है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हैदर शिराजी, आप क्या समझते हैं? एक तो कारकुन का एतमाद, क्योंकि जाहिर है बार बार फिर वो डी चौक तक पहुंचना और उसका जिक्र आता है, और फिर मारगला की पहाड़ियां सवारियां बनी और उन्होंने जाके खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के फ्लोर पे उनको छोड़ आई वो, और इसी तरह फिर हमने देखा कभी अडियाला के दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो एक तो जो मौजूदा क़यादत है जाहिर है जिसके सर पर यह जिम्मेदारी होगी, वो अपने कारकुनान को किस हद तक यकीन दिला पाएंगे कि ये कामयाब एहतजाज करने जा रहे हैं? और फिर जिसका जिक्र अभी किया गया बशीर चौधरी साहब की जानिब से कि अलीमा खान की इस कॉल के हवाले से विद इन क़यादत पीटीआई के अंदर जो है वो क्या डिस्कशन है? देखिए, अलीमा खान की ये कॉल नहीं है, ये बानी पीटीआई की या इमरान खान की खुद कॉल है। उन्होंने आज अडियाला में अपने साथियों से भी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो कॉल दे रहे हैं और ये फाइनल कॉल है। उनके साथियों ने कहा कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा, तो इमरान खान ने उस वक्त कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के नाम में इसलिए नहीं बता रहा अभी क्योंकि उन अफराद को गिरफ़्तार किया जा सकता है अगर मैं नाम बता दूं। तो ये बुनियादी तौर पर पार्टी के बानी चेयरमैन की जानिब से कॉल है और अब देखते हैं उस पर वर्कर लब्बैक कहते हैं या नहीं। लेकिन इस वक्त सबसे अहम यह है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात को दूर करते हुए इत्तफाक राय पैदा किया जाए। लेकिन इसके अलावा भी अपोजिशन इत्तेहाद भी पीटीआई से नाराज़ नज़र आता है। महमूद खान अचकज़ई हो गए, राजा नासिर अब्बास हो गए, अख्तर मेंगल हो गए, गुज़िश्ता चंद माह में उन्होंने कुछ खुलकर फैसला नहीं किया। उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से अगर कोई वो बज़ाते खुद फैसला लेते हैं इमरान खान के, चाहे वो हक में हो, तो इस सूरत में कहीं उन पर सियासी फ़ायदे का इल्ज़ाम ना लग जाए कि हमारी मुश्किल हालात में ये सियासी फ़ायदा कोई हासिल करना चाहते हैं मुस्तकबिल में इस हवाले से, तो इसलिए वो खामोश थे। गुज़िश्ता हफ्ते अब ये जिसका चीज़ें हुई हैं और स्वाबी जलसा हुआ, तो उसके बाद पार्टी के सीनियर क़यादत ने यह फैसला किया कि अपोजिशन इत्तेहाद को अब साथ शामिल किया जाएगा और अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मशावरत होगी। और अगले 2-4 दिन में महमूद खान अचकज़ई से भी और मौलाना फजलुर रहमान से भी असद कैसर रब्ता करेंगे और उसके बाद इस पर मज़ीद पेशरफ्त होगी। लेकिन इसको सिर्फ अलीमा खान की तरफ से कॉल ना कहा जाए, बल्कि पार्टी के दीगर जो वकला हैं, वकला चूँकि इस वक्त
बड़ी अक्सरियत में हैं केसेस की वजह से या 9 मई के बाद से, तो इस वजह से वकला के साथ इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है ये कि ये फाइनल कॉल के लिए तैयार रहें। और उन्होंने ये भी बताया कि मुल्क में तकरीबन 400 के करीब सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट में मेरे मेंबरान हैं, तो ये सब इकट्ठे हों और अपने वर्कर्स को अपने हल्के से और अपने लेकर अपने आए। असर ठीक रसूख है। से लोगों को लेके आएँ। तो यानी आप पर उम्मीद है कि एक बड़ा है और ज़ाहिर है एक बड़ा जलसा या बड़ा लॉन्ग मार्च हो सकता है। इस पर मजीद भी बात करते हैं, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब जरा जिक्र करेंगे कि आईनी बेंचेस की तश्कील के बाद आईनी बेंचेस की कास्ट लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि कौन से मुकदमात सुने जाएंगे और वो जो है तरजीहाती बुनियाद पर सुने जाएंगे। उसमें 8 मार्च के इलेक्शन के हवाले से जो केस है वो शामिल है, फिर साबिक सदर आरिफ अलवी को ओहदे से हटाए जाने का केस भी उसमें शामिल है और दीगर मुकदमात भी हैं। तो मैं आजम चौधरी साहब आपसे जानता हूँ, ये आपने कास्ट लिस्ट यकीनन देखी है, आईनी बेंच की पहली कास्ट लिस्ट है जिसका बड़ा इंतजार भी किया जा रहा था। अब आप क्या समझते हैं ये केसेस कितनी अहमियत के हामिल हैं और जो यानी इनको प्रायोरिटी दी गई और तरजीहाती बुनियादों पर इनको हल करने से मुल्क पर क्या मुस्बत असरात मुरतब होंगे? देखिए, आज की जो पहली काज लिस्ट है उसके हवाले से मैं हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद के, तो मैं उनकी दी हुई खबरें देख रहा था या उनके वीलॉग्स मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ। वो तो सारे बड़े मायूस नजर आए कि इस आईनी कोर्ट की आज की कारकर्दगी से। मुकदमात तो बहुत सारे आज उन्होंने वहां पे काज लिस्ट जारी किया, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसे काबिल जिक्र मुकदमात नहीं है कि जो फौरी नवीयत के हों, जिनके ऊपर जिसकी जरूरत थी आईनी कोर्ट्स में। दूसरी बात यह है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो एक नुक्ता है, जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने पिछले दिनों रिमार्क्स दिए कि क्या हमारे पास भी कोई आईनी इख्तियार है, क्या वो भी आईनी कोर्ट है। अब देखना यह है कि क्या आइन सिर्फ जो है ना चंद अदालतों को या चंद बेंचेस को आईनी तस्लीम करता है, बाकी जो बेंचेस हैं या बाकी जो अदालतें हैं वो गैर आईनी हो गई है, या हम आज भी उसी चीज में फंसे हुए हैं जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब और जस्टिस साकिब निसार के दौर में हम फंसे हुए थे, 13 जज मेरा जज, 13 बेंच मेरा बेंच। अब देखेंगे ना, पूरी दुनिया के अंदर पार्लियामेंट जजेस जरूर तैनात करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क के अंदर बेंच पार्लियामेंट नहीं बनाती। ये पाकिस्तान में पहली एग्जांपल सामने आई है कि पाकिस्तान में जो बेंच है वो भी पार्लियामेंटेरियंस बैठ के बना रहे हैं, उन पर मुश्तमिल कमेटी बना रही है। कल को इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस के केसेस इन्हीं बेंचेस में जाने हैं, जिस तरह आपने आरिफ अलवी साहब किया। देखिए, माजी के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके आज जाएंगे इन बेंचेस में, जो आज के पॉलिटिशियंस हैं उनके कल जाएंगे इनके बेंचेस में। अब जो पॉलिटिशियंस बैठ के इंतखाब करेंगे जजों का और उस बेंच का, तो क्या उन बेंचेस के अंदर वो मुकदमा सुने जाने चाहिए? क्या उन जजों को सुनना चाहिए? जजों के हवाले से तो ये कहा जाता था कि जज किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाते थे, किसी शादी की तकरीब में नहीं जाते थे, ताकि किसी केस के ऊपर कोई ऐसी बायसनेस ना आए। लेकिन यहाँ पे तो चीजें बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आ रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये वाला जो सिस्टम है ये चल पाएगा। बहुत जल्द इन्हीं सियासी पार्टियों को दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा और इन्हीं आईनी बेंचेस को आप देखिएगा इनको वापस ले जाना पड़ेगा। अच्छा, अब जाहिर है जब ये सूरत हाल हो, परवेज सदरा साहब, जाहिर है अहम केसेस के 26वीं आईनी तरमीम का मामला है या जो सिविलियन के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स को मुंतकिल करने का केस है, ये बड़ा अहम केस है। शहीद अरशद शरीफ का केस जो है जाहिर है मीडिया वर्कर के तौर पर हम समझते हैं एक अहम केस है, उसको प्रायोरिटी नहीं दी गई। जबकि आप दूसरी जानिब हम देखें मीशा शफी अली जफर के दरमियान जो तनाज़ा है, क्या ये इन संजीदा केसेस से ज़्यादा संजीदा मामला है? क्या भुट्टो साहब को फांसी देने का 40-45 के बाद फैसला हुआ, उससे कोई जरूरी केस था इन अदालतों में? बता दे मुझे। मुशर्रफ ने जब इमरजेंसी लगाई थी, क्या उससे जरूरी केस था इन अदालतों में? कोई कितने साल के बाद लगे और फैसले हुए हैं। देखें, अब प्रॉब्लम यहाँ पे इशू ये है कि मुझे लगता है इन अदालतों से ज्यादा जो फैसले हैं वो टीवी टॉक शोज में यूट्यूबरों से करवा लें तो ज्यादा जल्दी भी हो जाएंगे, बेहतर भी हो जाएंगे और बड़े शानदार भी होंगे। या फिर किसी दूसरे मुल्क से, चाइना से या अमेरिका से जज बुलवा लें, उनको बिठवा दें, वो ज्यादा बेहतर कर लेंगे। यही है अवेलेबल, इन्होंने ही फैसले करने हैं। तो कुछ चीजें जो है हमें अदालतों पर छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीजें हमें अभी अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी पहला आईनी बेंच बना है और उसके बाद जो, तो उस पर हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। जाहिर है इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए 2/2 अक्सरियत से ये फैसला किया गया। अब 2/2 अक्सरियत से मतलब यह है कि आपकी असेंबली के 70-75% लोगों ने जो अवाम से वोट लेके आए
ये उनका फैसला है और उसके बाद ये सारा कुछ वजूद में आया है, तो हमें थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। मुझे कौन सा फैसला पहले चाहिए, मुझे कौन सा अदालत में पहले लगता हुआ नजर आना चाहिए, अगर इस बेस पे देखें तो फिर आप ठीक कह रहे हैं। मुझे 2-4 और केसेस पसंद है, वो मैं उनका नाम ले देता हूं कि वो पहले लगने चाहिए थे। आपको 2-4 और पसंद है, मेरे दूसरे दोस्तों को, तो मेरे ख्याल में इसका थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए अदालतों को, आईनी अदालतों को, फिर देखें अल्लाह खैर करेगा। जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं कि इन्हीं सियासतदानों को कोई और फैसला करने पड़ेगा, तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, पसंद की बात है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं ना, जिस मुल्क में बैठा हूं, यहाँ पे 3 इलेक्शन हो चुके हैं 4 साल में। ये मेरे साथ जर्मनी है, वहां पे चांसलर जो है उनका, वो आपने देखा है, कल खबर है कि उनके एक इत्तेहादी हुकूमत के वहां पे दोबारा फिर इलेक्शन हो रहे हैं। ये चीजें अच्छा, आप मिसाल दे रहे हैं सिद्रा साहब, एक सवाल तो दोबारा फिर बेंच बन जी, सवाल की इजाजत दीजिएगा, आप ही से सवाल है, ये अभी सवाल उठाया है आजम चौधरी साहब ने भी, वो यही है, आपने जैसे अभी मिसालें दी कुछ मुल्कों की भी, और आमतौर पे हम जमहूरियत के लिए भी, अदलिया के लिए भी मिसालें देते हैं, आप भी बरतानिया में मौजूद हैं। क्या जैसे इन्होंने सवाल उठाया कि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता कि पार्लियामेंटेरियन जो है वो बेंचेस तश्कील दें, आप इस बात से मुत्तफिक हैं? मैं बिल्कुल मुतफिक नहीं हूं जी। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ही फैसला करना है। इस मुल्क में पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई सड़क कोई एक प्रोटेस्ट कर रहा है किसी एक महसूस जमात का, और उसको अदालत में बैठा एक चीफ जस्टिस या अदालत में बैठा दूसरा जो जस्टिस है वो कह दे कि आप अदालतों पर क्या कर रहे हैं, आप हमारे पास आए, आपको इंसाफ दे देते हैं। और फिर जो वो इंसाफ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। क्या ये सब कुछ पूरी दुनिया में होता है? अगर कोई अच्छी चीज हो रही है तो हमें उसको कम से कम टाइम तो देना चाहिए। अगर आप क्या जो वो सब जो हमें बहुत सारे लीडरान बताते हैं कि बरतानिया में इंसाफ कैसे चलता है या फिर फलां मुल्क में क्रिकेट कैसे खेली जाती है, क्या वो अपने दौरे हुकूमत में लागू करते हैं? इस मुल्क में, पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो देखिए, ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, इसकी एक पार्लियामेंट है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि 2/3 अक्सरियत से ये हुआ है। अब आप 2/3 अक्सरियत को भी गलत कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं, जो 2/3 अक्सरियत ने किया भी वो भी गलत है, तो फिर ठीक है, फिर हम अपनी मर्जी ठोस लेते हैं। मुझे इसमें कोई इशू नजर नहीं आता। ठीक है, आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है ये मामला। अच्छा, आप बशीर चौधरी साहब, अभी जैसे जिक्र किया गया, जाहिर है मीडिया पे या टॉक शोज़ में तो ये फैसले नहीं होने, हतमी तौर पर हुकूमत ने एक आइन बनाया, उसी पे अमल दरामद होना है, लेकिन जाहिर है हम और आप इस पर इस वक्त बात कर सकते हैं। अलबत्ता जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, उन्होंने आईनी बेंच के हवाले से तो बड़ी तारीफ की, लेकिन सेक्रेटरी बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो इसकी मजम्मत करते दिखाई देते हैं, बल्कि वो कहते हैं फुल कोर्ट के सामने से सुना जाना चाहिए। अब जाहिर है ये मुतल्लिका शोबे से वाबस्ता लोग हैं, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि विद इन सुप्रीम कोर्ट बार या विद इन बार जो है इख्तलाफ राय पाया जाता है? ये तो एक जुमले में बात खत्म हो सकती है कि सेक्रेटरी बार का ताल्लुक अहमद खान ग्रुप से है और जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनका ताल्लुक जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप से है, और दोनों ने इसी एक नुक्ते पर इलेक्शन लड़ा है कि एक जो ग्रुप है वो हुकूमत के साथ खड़ा था और दूसरा ग्रुप जो है वो वकला तहरीक चलाने के लिए तैयार था हुकूमत के खिलाफ। तो दोनों ने अपने अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ा है और दोनों ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक ही आइंदा भी स्टांस लेना है, और इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल वाज़े तौर पर इख्तलाफ और तकसीम का शिकार है। जो आपने पहले सवाल किया था कि जो पहला आईनी बेंच बना है और उसकी कॉज लिस्ट भी जारी हो गई है, और उसके वो कल जो है वो बड़ी गैर अहम नोयत के केसेस जो है वो सुन रहे हैं। देखिए, अगर आप इस पूरी चीज को, चूंकि मैंने पार्लियामेंट में इसकी सारी प्रोसीडिंग्स को कवर किया है, एक एक बिल को कवर किया है, पढ़ा है, अगर आप इसको पढ़ें तो जो कानून साजी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, पहले जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी वो, और उसके बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2024 जो तरमीमी बिल आया है, उसको अगर आप पढ़ें तो आईनी बेंचेस जो है वो कानूनी तौर पर पाबंद हैं कि वो केस जिसका कोई टाइम बार ना हो, कोई हतमी जिसको कहते हैं तारीख ना हो उसके फैसला करने के हवाले से, वो केस तो अचानक और इमरजेंसी में सुना जा सकता है, लेकिन बाकी केसेस पहले आई और पहले पाइए की बुनियाद पर सुने जाएंगे। जी, वो जो पहले आएगा केस दायर होगा वही पहले सुना जाएगा। अब ये जो केसेस आज फिक्स हुए ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतों की ये जिसको कहते हैं रिवायत है कि जब कोई केसेस जो है वो अपने तौर पे ही इनफ्लक्चुअस हो जाते हैं, जैसे सदर आरिफ अलवी को हटाने का मामला था कि दरखास्त दायर हुई थी, दरखास्त तो दायर हो गई, लेकिन सदर साहब अपनी मुद्दत पूरी करने बल्कि उससे एक्स्ट्रा टाइम लगाने के बाद जो है वो
अपने ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं, लेकिन वो जो दरखास्त थी, जो पिटीशन थी, वो इस वक्त पेंडेंसी में आ रही है। तो वो पेंडेंसी खत्म करने के लिए ये केस खत्म करना है। इसी तरह इलेक्शन का जो केस था, इलेक्शन हुए भी साल गुजर चुका है, तो अब वो केस भी दरखास्त भी पेंडेंसी में आ रही है। तो इस तरह की पेंडेंसी खत्म करने के लिए ये केसेस जो है वो लगा दिए गए हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि अभी भी जस्टिस आयशा मलिक जो है वो दस्तयाब नहीं है, क्योंकि ये 7 रुकनी बेंच है। तो 6 रुकनी बेंच के सामने ये केसेस इसलिए लगाए गए हैं कि इनको उन्होंने डिस्पोज ऑफ करना है। जब ये डिस्पोज ऑफ होने हैं तो कोई ये नहीं कह सकता जी कि जी वो 7वें जज नहीं थे, तो इसलिए ये जो है ना इस पे ये बड़ा गलत फैसला हो गया है। ये अल्टीमेटली बेशक 7वें भी होते तब भी डिस्पोज ऑफ होने थे, इसलिए उन्होंने ये केसेस लगा के डिस्पोज ऑफ करके आईनी बेंचेस ने अपना काम शुरू कर दिया है। अगर आप ये जो कमेटी है आईनी बेंचेस की तश्कील देने के हवाले से जो आर्टिकल 191 के ज़ेरे तहत बनी है, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे हैं, अगर आप उसकी गुज़श्ता 2 दिन की मीटिंग्स का जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसको पढ़ें, तो इसकी कैटेगराइज करना शुरू हो चुके हैं। कलर्ड कैटेगराइजेशन हो रही है कि वो इम्पोर्टेंस देंगे कि इन केसेस को पहले सुनना है, इन केसेस का ये कलर होगा, इन केसेस का ये कलर होगा। पूरी कलर स्कीम बना के उनकी केस मैनेजमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही। वो आएंगे और वो लगेंगे। आप उनकी जिसको कहते हैं ना बेंच काम शुरू करेंगे, उनके फैसलों पे तनकीद कर सकेंगे, उनकी रफ्तार पे तनकीद कर सकेंगे, लेकिन फिल वक्त जो काज लिस्ट सामने आई है इस पर इसलिए तनकीद नहीं की जा सकती क्योंकि कानून के मुताबिक जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है होना वही है, और जो कानून के खिलाफ नहीं हो रहा, आप कानून बदल देंगे कल को तो बड़ी फिर उसके बाद वैसा मुख्तलिफ हो ठीक है। जाएगा, लेकिन फिर वक्त कानून के मुताबिक हो रहा है। इस पे तनकीद नहीं की जा सकती है। दशरथ साहब, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है ये काज जिसके हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि ये किस तरह के केसेस हैं। क्या जाहिर है इससे पहले वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर वाला चूँकि फार्मूला नहीं था सुप्रीम कोर्ट में, और अब आईनी बेंचेस के बाद 26वीं तरमीम में ये फार्मूला आया, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है? और फिर जो केसेस लगे हैं इस तरतीब के हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए, क्रिटिसिज्म तो हर जगह हो सकता है। चौधरी साहब ने जिस वक्त ये इनको ज़्यादा आगाही इस बारे में होगी कि जिस वक्त इफ्तिखार चौधरी जो चीफ जस्टिस थे वो धमकी दे रहे थे कि 18वीं तरमीम उड़ा के रख दूंगा, जजेस की तयनाती और ये चीज़ें मेरे पास इख्तियार होना चाहिए। क्या दुनिया में कहीं ये होता है कि जजेस को तयनात करते हैं? इस पर भी फिर डिबेट होनी चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, इस वक्त टेक्निकल एक पहलू आपको बताता हूँ, वो ये कि शायद चौधरी साहब इससे एग्री करें इस मुद्दे पर कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक अगर आईनी दरख्वास्त इस आईनी बेंच में आती है, जिस आईनी तरमीम का फ़ायदा खुद मौजूदा इस बेंच के सरबरा को हुआ, और दूसरा ये कि मौजूदा चीफ जस्टिस जिस आईनी तरमीम की वजह से चीफ जस्टिस हैं, तो क्या उस का फैसला कैसे होगा? तो ये बहुत सारे सवालात हैं। और दूसरा, इनकी वजह से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं कि पार्लियामान को इख्तियार दिया गया है जजेस अपॉइंटमेंट का। ये मेरे लिए ये मुस्बत है कि अवामी नुमाइंदे इस पर कुछ फैसला करें जो जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है। दूसरा ये कि अब तो कराची के लिए 2 बेंच, जिसके लिए जुडिशल कमीशन है, उसमें 13 मेंबरान अपोजिशन के शिबली फराज या उमर अयूब होंगे। वो भी इनपुट दे सकते हैं, वो अपने नाम दे सकते हैं अगर आगे उन्हें चाहिए कि सिंध में किसी जज के हवाले से बात करनी है। जिस तरह हुकूमत की जानिब से जो नाम आए थे उनमें के आगा कराची से हेड होंगे, जिस पे डिबेट भी हुई, लेकिन आगे उन्होंने सिंध हाई कोर्ट को कहा कि सिंध हाई कोर्ट ही आईनी बेंचेस बना सकती है। उसके साथ मुबीन लाखो थे, सना मिनहास थी, हैदराबाद से यूसुफ अली थे, खादम हुसैन थे, और सक्कर से सलीम जैसर और जुल्फकार साहब थे। तो ये नाम जिस वक्त आए तो उस पर डिसएग्री किया शिबली फराज ने और उमर अयूब ने। जब उन्होंने डिसएग्री किया तो हमने ये भी देखा कि पहले इस इजलास में जिसमें आईनी बेंच की तश्कील हुई, यहिया आफरीदी उस वक्त एक तरह से अपोजिशन जिसमें उमर अयूब या शिबली फराज हैं उनके साथ खड़े नजर आए, जिसमें जुडिशल कमीशन के पहले तरीकाकार वज़ा करना और उस पर अमल करना था। दूसरा, जब इजलास हुआ तो अपॉइंटमेंट के जो सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के हवाले से मामलात थे 3 शहरों में, उस पर प्रिवेल किसने किया? शिबली फराज और उमर अयूब साहब ने। उन्होंने जो इनपुट दी ज़्यादातर उस पर वोटिंग हुई, इसीलिए 25 तक मामला चला गया। तो लिहाजा ऐसा इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामान के पास इख्तियार होना चाहिए था। और जब
चीफ जस्टिस ये positive हुआ, धमकी आप दे रहे समझते थे कि 18वीं तरमीम उड़ा देंगे पार्लियामान की जानिब से, जब कॉन्स्टिट्यूशन को एक मरतबा फिर डिक्टेटर ने जो तबाह कर दिया था उसको अपनी असल हालत में लाने के लिए, तो उस वक्त पार्लियामान क्या करती, उस वक्त बेबस थी। आज इस तरीकाकार से मुझे बड़ा इख्तलाफ है कि जिस तरह अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, मेरे सामने एक पार्लियामेंटेरियन आके कहें कि मेरे फैमिली में मेरी बच्ची के हवाले से मुझे धमकियां दी जा रही थी, हम मजबूर थे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, कंसेंसस डेवलप होना चाहिए जिसके बाद हतमी फैसला हो। लेकिन इस तरह के मामलात जिसमें पार्लियामान का किरदार हो, पार्लियामानी कमेटियों का किरदार हो, मैं आपको बताऊं मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, पीटीआई के जो चेयरमैन हैं और मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल, इन सब से मेरी बात हुई है। इन सब ने इस बात पर एग्री किया कि पार्लियामानी कमेटी को इन तमाम मामलात पर बाइख्तियार बनाना चाहिए। अच्छा। बाकी तो आईनी बेंच के लिए तो इनपुट तो सलमान अकरम राजा ने और कामरान मुर्तजा यानी पीटीआई ने और जेयूआई फे ने दिया, जिस पर एग्री हुए हैं। ठीक है, सब ने ही इस पे जो है वो अपने इत्तेफाक शो किया है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ सियासी मामलात भी थे। इसी के साथ ही मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया करता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ओवरऑल जो है सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे और इस वक्त सेनेटर सरमद अली, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि हम इस वक्त बड़ा इशू है स्मॉग के हवाले से, और पंजाब में तो सांस लेना भी बहाल हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपकी पार्टी की क़यादत ने उनको कराची आने की दावत दी थी, बिलखुसूस पंजाब हुकूमत को, लेकिन वो कराची की बजाय यूरोप चले गए। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त विफाक और पंजाब क्या इस मामले में संजीदा नहीं है, आप या वो सिंध से एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते, या मामलात कुछ और हैं? गो के ये बात भी दुरुस्त है कि स्मॉग एक देरीना मसला है, मगर उससे पहले इक़दाम भी नहीं दिखाई दिए। देखिए, स्मॉग जो है ना, एक जैसे आपने कहा दरीना मसला है, आज से नहीं, साल पिछले कई बरसों से पंजाब के लिए, बिलखुसूस लाहौर और आसपास के इलाकों के लिए एक इशू है। उसके अंदर मुख्तलिफ रीजन हैं। एक रीज़न जो है वो बेसिकली ये है कि हिंदुस्तान से अगर आप जो सैटेलाइट इमेज है वो देखें तो हिंदुस्तान में जो जलाई जाती जो फसलों की बाकियात, जी, फसलों की जो बाकियात जलाई जाती हैं, उसका हवा का रुख पाकिस्तान की जानिब है, तो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा आ जाता है। दिल्ली में भी, दिल्ली की साइड पे भी जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा आता है। हरियाणा और पंजाब में जो इस वक्त फसलों की बाकियात को जलाया जा रहा है। उसके अलावा हमारे अपने जो किसान हैं उनको भी एक अवेयरनेस का मेरे ख्याल में फुकदान है। वो भी फसलों की फुकदान, फसलों की बाकियात को जलाते हैं और बगैर सोचे समझे कि इसका हम पर और हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर होगा। अगर आप देखें तो इस वक्त आज लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 417 के ऊपर था, मुल्तान 386 के ऊपर था, और पेशावर और भी तकरीबन कोई 294 की तरफ था, जबकि कराची जो है वो 71 था। अगर आप पिछले चंद सालों का डेटा देखें तो आपको नजर आता है कि कराची का भी नॉर्मली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो बुरा रहता था, और इसी तरीके से लाहौर और पेशावर के आसपास ही कराची नजर आता था। तो इससे तो साबित ये होता है कि सिंध गवर्नमेंट मस्ट हैव बीन डूइंग समथिंग राइट, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हाई नहीं है, मॉडरेट है और 71 के ऊपर है, विच इज़ वेरी गुड, और अभी भी डिजायरेबल है, और उम्मीद है कि ये इससे भी और कम होगा। सेनेटर साहब, ऐसा क्या किया गया है कराची में? क्योंकि अभी पंजाब में तो मजबूरी है, हवाएं वहां आ जाती हैं, क्या वहां कराची में हवा को रोका गया या कोई और इक़दाम किया गया? नहीं, मेरे ख्याल में एक तो हवा का जो रुख है वो जो राजस्थान की तरफ हो रहा है, और जो सिंध के अंदर फसलें जलाई जा रही है वो कम है। सिंध के अंदर जो है मेरे ख्याल में एक अवेयरनेस जो है वो जनरली लोगों में ज्यादा है कि जी इससे नुकसान होगा, हमारा अपना नुकसान है कि अगर हम जलाएं फसलों की बाकियात को। एक तो ये है। दूसरा, अगर देखा जाए तो पिछले चंद एक साल में, 4-5 साल में कराची में जो प्लांटेशन है वो ज्यादा की गई है, और उसकी एक वजह ये थी कि हुकूमत सिंध जो है इस बात से आगाह है कि अगर प्लांटेशन होगी, ग्रीनरी होगी, तो जो एयर पॉल्यूशन है वो कम होगी, ठीक है, सही, वो इम्प्रूव होगी। एक तो उसकी वजह ये। दूसरा ये है कि गालिबन जो अवेयरनेस है वो सिंध के किसानों में ज्यादा है एज कम्पेयर टू पंजाब। अच्छा, लेकिन अब सेनेटर साहब, आप ज़ाहिर है ब्रॉडकास्टिंग से के अफेयर्स से भी मुंसलिक हैं,
आप क्या समझते हैं कि स्मॉग के हवाले से मीडिया का किरदार कैसा है और क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में मीडिया का किरदार इसके अंदर जो है ना जी सबसे अहम है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो मसला है वो बेसिकली एक अवेयरनेस का मसला, लैक ऑफ अवेयरनेस का मसला है। हमारे यहाँ एजुकेशन का मसला है। हमारा किसान जो है वो एजुकेटेड नहीं है और वो ये गालिबन नहीं समझता कि जो एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है जो जब वो अपनी फसलों की बाकियात को जलाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में ज्यादा मीडिया को किरदार अदा करने की जरूरत है और इसको उजागर करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जहाँ मीडिया को उजागर करने की जरूरत है वहाँ इस हवाले से एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन चलाने की जरूरत थी सूबाई हुकूमत को भी, पंजाब की, जो उन्होंने चलाई, लेकिन उस तरीके से गालिबन वो उतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। और इसी तरीके से गालिबन वफाकी हुकूमत को भी चाहिए ताकि क्योंकि इसमें केपी भी इन्वॉल्व है, केपी पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी इसके हवाले से सोचना चाहिए था कि वो भी क्या करें। अगर आप पेशावर में, जैसे मैंने अर्ज किया कि देखें तो पेशावर में तकरीबन 300 के करीब जो है 294 है टू बी प्रिसाइज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो वहां पे भी यही मसला है। तो वो हमें जेन में रखना चाहिए। हमें अपने किसानों को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए ताकि उनको समझ आए कि कितना इम्पोर्टेंट जो एनवायरनमेंट है वो हमारी जिंदगियों में, क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट जो है वो हमारी जिंदगियों में क्या रोल अदा करता है। ठीक है। इसी वजह से मेरे इसी इंपॉर्टेंस की वजह से अगर आप देखें तो जब 26वीं तरमीम आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके अंदर जो सबसे पहला एक चीज रखी उसके अंदर ये था कि क्लीन और जो ग्रीन एनवायरनमेंट है वो एक बुनियादी हक है पाकिस्तान के हर शहरी का। उसके अंदर ये शामिल किया गया 26वीं तरमीम में। और इससे मेरे ख्याल में एक हुकूमत में भी, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत में हो, अगर उसके ऊपर सही मायनों में उसको हक, एक बुनियादी हक समझा जाए तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का और लोगों में खुद इसकी समझ बूझ आने का में बहुत फायदा होगा उसका। आपने फायदा जैसे अभी जिक्र किया, जाहिर है 26वीं आईनी तरमीम में माहौल दोस्त चेक रखी गई है। क्या ये 26वीं आईनी तरमीम अदलिया दोस्त भी उतनी ही है? अभी तक सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंचेस के दरमियान एक कन्फ्यूजन मौजूद है। क्या वजह है कि इसको 26वीं आईनी तरमीम में एड्रेस नहीं किया गया था? देखिए, मेरे ख्याल में मुझे 26वीं आईनी तरमीम जो है वो काफी हद तक कॉम्प्रिहेंसिव है जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से, और इसके अंदर कोई इबाम मुझे नजर नहीं आता। अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी का तो इसके ऊपर जो मौकफ रहा है ना वो आज का मौकफ नहीं है, वो 2006 से चला आ रहा है। और जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था और उसके अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको इंडोर्स किया था, बशमूल इमरान खान साहब के जो जिन्होंने उसको साइन किया था साथ में और उसको इंडोर्स किया था, उसमें ये शक शामिल थी कि जी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाएगा। और वो उस वक्त से लेके आज तक पीपल्स पार्टी के हर मंशूर में 2018 का हो, 2008 का हो, 13 का हो, 18 का हो, 24 का हो, हर मंशूर में पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मुतालबा जो था वो रखा। लेकिन आपको याद है जब 2008 में आ रही थी 18वीं तरमीम, तो जस्टिस इफ्तिखार जो थे उन्होंने एक स्टॉल रखी हुई थी पार्लियामेंट के ऊपर, और पार्लियामेंट को सही तरीके से नहीं वो मौका दिया गया कि वो इस पर अमल दरामद कर सकते, अमल दरामद कर सकती, बिलखसूस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़े। चूंकि जाहिर है आप ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से आप मुंसलिक है, तो इसी हवाले से हम इसलिए ये बात कर रहे हैं। हम अभी एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे थे, क्लीन एनर्जी की बात कर रहे थे। आप समझते हैं इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल पॉल्यूशन जो है वो है या कम हुई है इस 26वीं तरमीम के बाद, इस माहौल दोस्त तरमीम के बाद? मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पोल्यूशन मौजूद है, वो कम नहीं हुई। और मुख्तलिफ तरीके से जो सियासी टेम्परेचर है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और असल में मसला ये है कि तमाम सियासी जमातें जो थी उनमें कंसेंसस था 26वीं तरमीम के ऊपर, इंक्लूडिंग इन अ वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी। अगर आपको याद हो, आमिर डोगर साहब ने टेलीविजन के ऊपर लाइव बयान दिया था कि जी हमें हमारी जो शराइत हैं वो मान ली गई हैं, और जो इस वक्त मसवदा है 26वीं तरमीम का, उससे हम मुत्तफिक हैं काफ़ी हद तक। सही है।
उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जी हमें मौका दिया जाए कि हम जाके बानी तहरीक इंसाफ से बात करें, और फिर वो बानी तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए जेल में गए और उनसे झाड़ खा के डांट सुन के वो वापस आए, और उसके बाद उन्होंने अपना मौकफ चेंज कर लिया। बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी में दोबारा जाते और बात करते, वो पार्लियामेंट्री कमेटी में भी नहीं गया। उन्होंने आते ही एक धड़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और साथ में वो जो मौकफ था उससे बिल्कुल हट गया और कहा कि जी हमें ये बिल्कुल कबूल ही नहीं है। एक ऐसी चीज जिसके ऊपर इमरान खान साहब खुद साइन कर चुके हैं, जब जैसे मैंने अर्ज किया 2006 में, तो वो एक और यू टर्न उनकी जिंदगी में आ यू गया। टर्न आया। अच्छा, थोड़ा सेनेटर साहब आगे बढ़े, चूंकि वक्त की किल्लत है तो हम थोड़ा क्विकली चाहेंगे कि आगे बढ़े। इसमें एक मामला जो है, हम पॉलिटिकल पॉल्यूशन का जैसे जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें पार्लियामेंट में हम देखते हैं कि पैमरा का आपको पता है, उन्होंने कोर्ट में बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी वो बानी पीटीआई का नाम नहीं लिया जा रहा, तो उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी ऐसी आयद नहीं है, आप नाम ले सकते हैं इमरान खान का। लेकिन पार्लियामेंट में तस्वीर भी आए तो फिर कैमरे जो है वो उनके एंगल बदल जाते हैं। इसकी वजूहत जाहिर है आपसे बेहतर कौन समझता है। और दूसरा, इस सारी सूरत हाल का मुस्तकिल हल क्या है? देखें, एक तो आपने कहा कि पैमरा में जाके सवाल कोर्ट में पूछा बयान गया, दिया, पैमरा से सवाल पूछा गया कि जी इमरान खान की तस्वीर नाम लेने पर पाबंदी है, तो पैमरा ने कहा नहीं, इसका सबूत सबसे बड़ा ये है कि आपने भी इमरान खान का नाम लिया, मैंने भी अभी इमरान खान का नाम लिया। अगर पाबंदी होती तो मैं और आप दोनों उसको सर हमने तो कल से नाम लेना शुरू किया है जब पता चला। मैं और आप दोनों इमरान खान नहीं बानी पीटीआई कह रहे होते। तो इसका मतलब है कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई चैनल नाम नहीं लेता तो मेरे ख्याल में वो ये उनका अपना एडिटोरियल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जिसके हिसाब सेल्फ से वो चलते सेंसरशिप है, हैं। ठीक है। जी, कोई अच्छा, सेल्फ सेंसरशिप नहीं है, एडिटोरियल डिस्क्रिप्शन है। वो अपनी लेकिन मर्जी से हम सोचते हैं पार्लियामेंट कि के हवाले नाम से लेना सवाल कर चाहिए रहे या हैं। नहीं लेना चाहिए, उनकी मर्जी है, उनके एडिटोरियल डिस्क्रिप्शन है, वो नाम ले या ना ले। नहीं सर, पार्लियामेंट के हवाले से हम सवाल कर रहे हैं, यकीनन मीडिया चैनल्स के हवाले से नहीं तो सर, पार्लियामेंट में तो रोज उनका तस्वीर भी चल रही होती है, नाम भी लिया जा रहा होता है। मैं सेनेट की बात करूं, हर दूसरे दिन वहां पे शोर शराबा हो रहा होता है पीटीआई की जानिब से, और हंगामा बर्पा किया जाता है, जिसके अंदर वो तस्वीरें भी लेके आ ठीक जाते है। हैं और नाम। ठीक है, आपका ये मौकफ सामने आ गया है। इसी के साथ ही सेनेटर साहब, आप ये क्या समझते हैं, मेरे ख्याल में आपकी आवाज़ भी कट रही है, इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात बेहतर हो। हमारे पास लास्ट मिनट है। सेनेटर साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मेरे ख्याल में सेनेटर साहब से फिर राब्ता भी हमारा मुनक़ता हो गया और वक्त भी जो है वो अपने पहुंचा। यकीनी तौर पर इस वक्त स्मोक की फ़िज़ा में जो इस वक्त आम आदमी के लिए सांस लेना बहाल है, वहाँ पे पॉलिटिकल पॉल्यूशन को भी अगर इसी तरह उसके लिए भी इक़दाम किए जाएं और माहौल को बेहतर किया जाए, जैसे एनवायरनमेंट के हवाले से जो है वो माहौल दोस्त शिक लाई गई है, तो ऐसी कोई प्रैक्टिकली शिक भी जो है वो सामने आनी चाहिए कि इस वक्त जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी बेहतर हो, तभी जाकर हम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब भी बढ़ सकते हैं और मुल्क की तरक्की के रास्ते पर भी गामजन हो सकते हैं। इसी के साथ ही बहुत शुक्रिया सैयद सरमद अली, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।